गुड आफ्टरनून। मैथ्स का लेवल नंबर 7 है और यहां पर डिफरेंट शेप्स की बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग 0 लेवल से शुरुआत किए हैं और अभी तक, है ना, मैथ्स में जो भी छोटी छोटी चीजें होती थी वो सब हम लोग कवर किए। अब यहां शेप्स कवर करने के बाद में यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कवर करेंगे, तब जाकर आपका मैथ्स का थोड़ा सा बेस बनेगा। लेकिन उसके पहले शेप्स रखा इसलिए गया है क्योंकि शेप्स के थ्रू थोड़ा सा मैथ्स में इंटरेस्ट बन जाता है। जैसे अगर ऐसे लाइन खींची गई है और इस लाइन की कंडीशन ये है कि एक सीधी लाइन है और उनको अगर हम दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं तब उसको लाइन बोला जाता है। तब उसे क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। लेकिन मान लो एक ऐसी लाइन खींची गई है जिनमें कंडीशन ये उनको एक ही तरफ इंक्रीज किया जा सकता है, या तो आगे या जो पीछे की तरफ एक ही दिशा में इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जिनमें यह कंडीशन हो कि उनको एक ही दिशा में खींचा जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ऐसी लाइन को बोलते हैं रे बोलते हैं, यानी कि किरण। लाइन का मतलब होता है रेखा और रे का मतलब होता है किरण। बोलो, अभी इतना समझ में आया? लेकिन यहां पर एक कंडीशन और बनती है। अगर एक ऐसी लाइन खींची गई है जिनको ना तो आगे इंक्रीज किया जा सकता है और ना ही पीछे, मतलब ना तो आगे बढ़ाया जा सके ना ही पीछे ले जाया जा सके, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब 3 कंडीशन है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब कहीं ना कहीं जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होगे तो मिलता होगा, कहीं लाइन सेगमेंट मिलता है, कहीं रे मिलता है, कहीं जो है लाइन मिलता है। एक ये हो गया। अब एक क्या किया जाए, एक बिंदु खींच दिया जाए जिसकी ना तो कोई मोटाई है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, कुछ नहीं, बस केवल एक बिंदु है, तो इसको पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। 4 चीज क्लियर है। अब यहां लाइन से कई सारी लाइन की कंडीशन बनती है। क्योंकि अगर हम बात करें लाइन की तो जरा सा आप बताओ, लाइन ये भी तो है, हम लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट रे की बात नहीं करेंगे। लाइन बोलेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा जिनको दोनों तरफ से इंक्रीज किया जा सके। क्लियर है? तो एक ऐसी लाइन है, उसी लाइन के ठीक समान दूरी पर, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी इधर और 5 सेंटीमीटर की दूरी इधर, बिल्कुल, है ना, उस लाइन से समान दूरी पर एक और लाइन खींच दिया जाए कि दोनों लाइन के बीच की जो गैपिंग है ना वो बिल्कुल सेम रहे। भले लाइन बराबर रहे या ना रहे, इससे नहीं मतलब है, लेकिन दोनों लाइन के बीच में गैपिंग सेम रहे। तब ऐसी 2 लाइन को या ऐसी 2 से अधिक लाइन को जिनके बीच की गैपिंग सेम रहती है उनको बोल दिया जाता है पैरेलल लाइन बोल दिया जाता है। ये समझ पाए? इनको क्या बोल दिया जाता है? पैरेलल लाइन बोल दिया जाता है। यहां पर सब क्लियर करना, और आज पहले ध्यान से देखो, सब क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग पहले लिखे हो, मैंने लिखवा दिया है, बस समझना है, दिमाग में सेट करना है। भैया समझ पाए? अब आप कहोगे पैरेलल लाइन अगर मैं ऐसे खींच लूं तब क्या ये पैरेलल है? हाँ बिल्कुल है। कंडीशन यही है कि बीच की जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए। अब यहां से लाइन के कई रूप होते हैं, लाइन के भी कई रूप होते हैं, बच्चा ध्यान से समझिएगा। लाइन यानी कि कई प्रकार की होती है। अगर वो लाइन सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तब उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और स्ट्रेट लाइन को आप ऋजु रेखा या सरल रेखा बोल सकते हैं। इसको अगर हिंदी में बात किया जाए, इसको बोलते हैं ऋजु रेखा या जो है सरल रेखा बोलते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है? अब आप कहोगे ऋजु रेखा या सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन एक है और एक ऐसी लाइन होती है जो स्ट्रेट नहीं रहेगी,
जो थोड़ा सा जिगजैग टाइप की रहती है, यानी कि बीच में टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, उसको हम कहते हैं कर्व्ड लाइन कहते हैं। ध्यान से समझो। अब यहां बोर्ड पर आप लोग पूरी तरह से यहां फोकस करो, कॉपी में क्या लिखो कुछ देर भूल जाओ, क्योंकि यहां पर देखते अगर आप करोगे तो दिमाग में परमानेंटली सेट करना है। ओके, ये कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन का मतलब ऐसी लाइन जो कि जिगजैग टाइप की। जिगजैग का मतलब एक प्रकार से सीधी ना रहे, यानी कि नमस्ते बच्चा, वो कैसी रहे, टेढ़ी मेढ़ी लाइन कुछ इस तरीके से रहे, यानी कि जैसे ऐसे अब ये जिगजैग हो गया, या ऐसे ये भी जिगजैग हो गए, या ऐसे ये भी हो गए, इससे मतलब नहीं, कुल मिलाकर वो सीधी ना रहे। अब आपको हो गया अच्छा, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये स्ट्रेट लाइन, हाँ बिल्कुल, ये भी तो होगा, हाँ बिल्कुल। आपको क्या अच्छा, फिर ये भी तो होगा, बिल्कुल होगा। आपने देखा स्ट्रेट लाइन तो भाई सीधी होनी चाहिए, ये भी सीधी है बस ये लेटी है, ये भी सीधी है खड़ी है, ये सीधी है थोड़ा कमर सीधी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कुल मिलाकर सीधी है, रहने दो, मेरा क्या जाता है, ये लेटी है। तो ऐसी लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, सबका नाम रख दिया जाता है। इस लाइन का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ये लाइन तिरछी है लेकिन सीधी है, तो इस लाइन को बोलते हैं स्लैंटी लाइन। अब आपको स्लैंटी ऐसे भी तो बन सकती है, बिल्कुल सीधी रहे, लेकिन बस कंडीशन ही सीधी रहनी चाहिए, तिरछी रहनी चाहिए, झुकी रहनी चाहिए। ये दीवार के सारे खड़े बेचारे। क्लियर है। हाँ, स्लैंटी लाइन इसको कहेंगे, बोलो इतना क्लियर है। और ऐसी लाइन जो सीधा खड़ी रहे, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। बोलो, तीन तरह की रेखा हुई, एक जो कॉमन सा आता है, और आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। जिगजैग में तो कैसे बना दो ऐसे, चलो लो जिगजैग हो गए। क्लियर है ना, ये समझ में आया। बाकी अभी और लाइन, और बाकी कई प्रकार की लाइन होती है, जैसे अगर इस तरह से है तो इसको बोलते हैं डॉटेड लाइन। क्लियर। अभी इन सबकी हम बेसिक की बात करते हैं, बाकी वैसे देखा जाए कि ये भी लाइन बनती है छल्ले की तरीके जो रहता है, लेकिन अभी हम मेन रूप से ये देख रहे हैं जो काम आने वाली चीजें। बाकी अलग से तो जब लाइन के बारे में पूरा बताया जाएगा तब तो सबको निकाला ही जाएगा ना। अभी लेवल वाइज इंक्रीज किया जाएगा। एक्चुअल में ये हर लेवल का जो डिफिकल्टीज है धीरे धीरे इंक्रीज किया जाएगा। अभी क्या चल रहे हैं, थोड़ा सा वाकई में जीरो लेवल, बेसिक लेवल के पर्पज से चल, जहां थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, हाँ तुरंत भाई हार्ड वाली चीजें पढ़ा दी जाएंगी। अभी बताओ क्लियर है। स्लेंटी लाइन, अब स्लेंटी लाइन को भैया, स्लेंटी लाइन इसको हिंदी में नहीं मुझे पता है क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, लेकिन इसको एक लाइन और बोलते हैं, लंबवत रेखा भी बोलते हैं इसको। इसको जो है लंबवत रेखा भी बोलते हैं। इसको आप झुकी हुई रेखा बोल सकते हैं। हाँ, स्लेंटी लाइन को अगर देखा जाए तो। अब भैया समझ में आया, तो इसका मतलब पैरेलल लाइन इस रूप में हो सकती है, पैरेलल लाइन इस रूप में हो सकती है ना, और पैरेलल लाइन आपका इस रूप में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना। बस पैरेलल लाइन की कंडीशन, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर रेखा। तो देखो, समांतर रेखा ऐसी रेखा जो समान अंतर पर, समांतर यानी कि जिनके बीच की दूरी समांतर रहे, सेम रहे, और इसका सिंबल भी यही होता है ऐसे। अभी कल मैंने बताया था समांतर का सिंबल क्या है। अभी इतना क्लियर है। अब क्या होता है भैया, अब तुम करो खुरापाती, वैसे पैदाइशी कलाकार हो, आज कलाकारी तुम्हारे अंदर का निकालते हैं। अब तुम करो, मान लो गुरुजी एक लाइन ही है और लाइन का अगर ये काट दे रहा है तब
तब ये क्या बन जाएगा, ये एक दूसरे को कट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ऐसी लाइन को जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, काटती हैं, उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं भैया, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा या रेखाएं, कई दो है ना, समझ में आया। अब यहां से रूल भी बनता है, अगर ये पूछ ले ये क्या है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु है। अब यहां से रूल क्या बनता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, मान लेते हैं, तो एंगल 1 बराबर होता है एंगल 2। समझ पाए। इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण ये बराबर होंगे। मान लेते हैं ये जो है आपका 3 है और ये 4 है, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहां से रूल बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, इस शीर्ष के अभिमुख मतलब शीर्ष के सामने ये है और ये वर्टिकल रूप से अपोजिट है, तो ये बराबर होती है। बिकॉज क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी किसको बोलेंगे, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बना होगा आप लोग के दिमाग में, कोण क्या होता है, तो आप लोग इससे परेशान मत, नॉर्मल तो पता है कोण क्या है, दो रेखाओं के कटान बिंदु से बना हुआ स्ट्रक्चर क्या होता है, कोण होता है। क्लियर। बाकी कोण सिखाएंगे कैसे बनाया जाएगा, कैसे कंपास की हेल्प से, नमस्ते बच्चा, कैसे कंपास की हेल्प से और कैसे जो है प्रोटेक्टर की हेल्प से। क्लियर है ना, अभी समझ पाए। इसी तरह यहां भी एक रूल बनता है, जो लाइन होता है, ये लाइन मान लेते हैं ये इसका मध्य बिंदु, यहां पर ये 180 अंश का कोण बनाता है, और ऐसे कोण को बोलते हैं, चूंकि ऐसी लाइन को क्या बोला गया, ऋजु रेखा, तो इसे ऋजु रेखीय कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये जो 180 अंश का होता है ना, और इस 180 अंश के एंगल को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना है इसलिए इसको बोलते हैं बच्चा स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, है ना, या इसको जो है सरल रेखीय कोण बोले, सरल कोण बोलेंगे, सरल रेखीय कोण। नमस्ते बच्चा। या इसको बोल सकते हैं ऋजु रेखीय कोण, ऋजु कोण आप सिंपली बोल सकते हैं, ऋजु कोण बोलो। अभी समझ में आया, ऋजु कोण इसका मान 90। अब ये चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, मतलब चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में, अगर कुल मिलाकर सरल रेखा है तो 90 अंश का कोण बनेगा। बताओ समझ में आया। अगर हम कहते हैं ये चारों को मिलाकर कितने अंश का कोण बनेगा, 360 का बनेगा, क्योंकि पूरा जब एक चक्कर घूम लेगा तब क्या होता है, 360 अंश बनता है। बताइए यहां तक सब समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, जैसे आपने क्या किया, एक रे लिया, ध्यान देना, एक रे आपने खींचा और मान लेते हैं ए बी डायरेक्शन में एक रे है, और एक ही पॉइंट से, ध्यान देना, यदि एक ही पॉइंट से दो रे को खींच दिया जाए, एक ही पॉइंट से दो लाइन को नहीं, दो रे को खींच दिया जाए, तब वहां पर बना हुआ स्ट्रक्चर क्या होता है, कोण होता है। यानी कि अगर हाँ कोण या एंगल होता है, इसका मतलब टू रेज विद, है ना, टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट्स फ्रॉम फॉर्म अ एंगल। एंगल कैसे बनता है, एंगल बनता है टू रेज, दो किरणों से बनता है, और ऐसी टू रेज से बनता है
जो कि एक ही पॉइंट से जाए। तो टू रेज विद सेम पॉइंट, विद सेम या जो है कॉमन पॉइंट, ऐसी दो रेज जो एक ही पॉइंट से या कॉमन पॉइंट से निकलती हो, कॉमन पॉइंट्स से या पॉइंट सॉरी कॉमन पॉइंट से क्या करती हूं, निकलती हूं, ये क्या बनाती है, फॉर्म एन एंगल। ये जो किसका निर्माण करती हैं, कोण का निर्माण करती हैं। समझ में आया? अगर इस तरह से बिल्कुल सीधा वर्टिकल लाइन के फॉर्म में निकलेगा तब ये होगा 90 अंश। ये क्या होगा, 90 अंश। क्लियर है? तो यहां पर अगर देखा जाए ये क्या बना, 90 अंश का कोण बना। कोई बात नहीं बच्चा, 90 अंश का कोण बना। अभी बताओ ये समझ में आया? अब क्या होता है, ध्यान से समझना। ये 90 अंश का कोण है। अब जैसे मैं फिर से बना दूं, जैसे मैं क्या करूं, फिर से बना दूं। अब बताओ, आप दिमाग लगाओ, एक रे ये है, मान लेते हैं ए बी, और एक रे इधर खींच देता हूं, एक रे मैं इधर खींच देता हूं, और ये सी। तो देखो एक ही एंड पॉइंट से दो रे खींचा गया है, तो यहां पर भी तो कोण बनता है। ये क्या बनेगा, और ये जब दोनों यही तो सरल रेखा बना रही है, इसीलिए सीधा यहां बोल दिया जाता है। एक्चुअली 180 कोण कैसे बना, ये समझ में आया? अरे भाई सीधा खींचा गया, तब ये क्या बना, 180, अरे सॉरी 90। यहीं पर एक अपोजिट डायरेक्शन में खींच दिया गया, तब ये 180 बन गया। ऐसे इधर कर देंगे, ऐसे आपका बनता रहेगा। अभी बताओ समझ में आया? अब क्या होता है, इसके आगे की कहानी बहुत लंबी है, सुनते जाओ बस, पूरा समझ में आएगा। हमने कहा अगर 90 अंश बनेगा तब क्या होगा, वो राइट एंगल उसे बोलते हैं। ध्यान देना, 90 अंश को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। इसी तरह 90 से नीचे जितने भी अंश होंगे, यानी कि 0 से लेकर 90 तक के कोण को एक्यूट एंगल बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, ये है एक रे, ये आपका एक रे हो गया। यहां पर मैंने ऐसे खींच दिया, मान लो 60 अंश का कोण बनाते हुए खींच दिया। अब ये 90 से कम है, तो इसे क्या बोलेंगे, हाँ इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। याद रखना, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, न्यून कोण। और इसका मतलब होता है बच्चा समकोण। समझना ध्यान से सारी चीजें। लेकिन अगर 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो और 180 से कम, 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, जैसे कुछ ऐसा हो इस तरह से, और मैंने इधर को खींच दिया, मान लेते हैं 120 पर मैंने खींच दिया, 90 से ज्यादा, ये 120 अंश का कोण है। जब 90 से ज्यादा है तो ऐसे कोण को बोला जाता है क्या, बोलिए, ऐसे कोण को बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे कोण को क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप इसको अधिक कोण बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं अधिक कोण। अब बताइए बच्चा, समझ में आया? इतना समझ में आया, ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहीं पर जैसे आपने पूरा देखा, अब मैं फिर से बनाता हूं एक बार ऐसे। ये क्या है, यही सेम कर दिया मैंने, ये 120 अंश का कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ये क्या, 90 से कम है, 60 अंश, ये एक्यूट एंगल है। और यहां पर ये 90 अंश का है, तो आप कह रहे हो ये राइट एंगल है, 90 अंश का है। अब क्या करो, थोड़ा सा कर दो और कलाकार बन जाओ, है ना। इसमें ये मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो, त्रिभुज बन गया, 3 त्रिभुज का नाम हो गया। आगे देखिए, जैसे यहां मिलाया गया, जब तक नहीं मिलाया गया था तब तक ये समकोण था। अब ये मिलाने के बाद ये 3 रेखाओं से बन गई। इधर ध्यान दो, इनका नामकरण कर दो, ए बी सी, तुरंत ये बन गया त्रिभुज। अब ये त्रिभुज में कौन सा एंगल है, राइट एंगल। तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं
राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसी अब समझे समकोण त्रिभुज कैसे पैदा होता है। हाँ, इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। इनको जैसे मिलाया गया, ये देखो, तो ये चूंकि 90 से कम है, एक्यूट एंगल था, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं। हाँ, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, बताइए इतना समझ पाए। अब इसके बाद यहां पर जैसे मिलाया गया, पहले ये ऑब्ट्यूज एंगल था, मिलाने के बाद ये बना त्रिभुज। अब त्रिभुज का मतलब इसे बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे, अधिकोण त्रिभुज। बताओ यहां तक सबको समझ में आया। अभी कहानी बाकी। बाकी त्रिभुज अगर साइड्स के बेस पर देखा जाए, भुजाओं के आधार पर तीनों भुजाएं बराबर हैं, तब उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल। दो ही भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, तब उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि स्काइलिन ट्राइंगल। बताओ अभी यहां तक समझ में आया। समझे भैया। अब जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और खुरापाती करते हैं। ये लाइन है, एक रे, एक रे है, एक और रे है, दोनों के बीच में कुछ गैप है, गैप है 0, तो यहां कौन सा डिग्री है, 0 डिग्री। समझे। मान लो लाइन थोड़ा सा ऊपर भाग जाती, भगा रहे, ये लाइन है रे, यहां पर एक रे खींचा गया, देखो एक और, इनके बीच का गैप है मान लेते हैं 5 डिग्री, तो इनके बीच कितना कोण बना, 5 डिग्री। लेकिन यहां बिल्कुल है ये नहीं ना, 0 तो मतलब 0 डिग्री। समझ में आया। अब तुम्हारे दिमाग, मान लो गुरुजी 90 से ज्यादा हुए, तब कौन एंगल बोलेंगे, तब उसे बृहत कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ध्यान देना। हाँ, यहां जो कभी नहीं पढ़े रहोगे ना, यहां पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। ऐसे ये रे है आपका, और यहां पर मैंने ऐसा कुछ किया, ये देखो 180 से ज्यादा हो गया भैया। मान लेते हैं 240 अंश का या 210 अंश का, मान लेते हैं पूरा। अब ऐसा कोण, खैर यहां कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं तुम जबरदस्ती बनाओ, त्रिभुज 3 ही होता है कोण के आधार पर। क्लियर है। अच्छा, अब जब 180 से ज्यादा रहे तो ऐसे कोण को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे कोण को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, और इसको कहते हैं बृहत कोण। बृहत कोण ही तो कहते हैं। अब तुम कह रहे हो मान लो गुरुजी, है ना, 360 हो, पूरा एक चक्कर घूम जाए। तुम सोच रहे हो मान लो पूरा एक घूम जाए, ऐसे है ना, ध्यान से समझना। ऐसे एक ये रे है और एक में रे और खींच रहा हूं, ये पूरा खींच रहा हूं, और ऐसे घूम 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 कर घूम गया पूरा एक चक्कर, तब ये बन गया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को कहते हैं, हाँ, कंप्लीट एंगल कहते हैं, यानी कि संपूरक कोण इसे कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। बताओ समझ में आया। ऐसा होता है, लेकिन इसमें कहानी अभी बाकी है, अभी बहुत कहानी बाकी है। लेकिन आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नहीं तुम लोग के ऊपर से जाने लगेगा। इतना समझ में आया ना, सारी चीजें क्लियर है। ये ध्यान देना, लेवल नंबर 9 के बाद ये सब आपसे बनवाएंगे, अलर्ट रहना। ओके, थैंक यू, गुड आफ्टरनून। देखिए मैथ्स का लेवल नंबर 7 है, और यहां पर जो टॉपिक है डिफरेंट शेप्स, है ना। जैसा कि ये लेवल नंबर 7 का ये आगे का कंटिन्यू पोर्शन है, कुछ पोर्शन छूट गया था। यहां पर शेप्स की बात कर रहे थे। ये कैसी लाइन है,
तो ये लाइन ही है, और लाइन में हॉरिजेंटल लाइन है। ये लाइन में कैसी लाइन है? हॉरिजेंटल लाइन है। क्लियर है? अब ये भी हॉरिजेंटल लाइन है। देखो ध्यान से, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, भले सिलेंडरी लाइन के रूप में है। अब जैसे मान लो कह दें ये भी तो एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन ही तो है, यानी कि तीनों लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब ऐसे दो लाइन रहे या दो से अधिक लाइन रहे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन रहे या कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब। अगर उस लाइन को कोई लाइन उन दी गई सभी लाइनों को कट कर रही है, कोई लाइन अगर दी गई सभी लाइनों को कट करें, तो ऐसी लाइन को जो कि दो या दो से अधिक लाइन को कट करती है, इस प्रकार की लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। बस समझे? इसका मतलब एक ऐसी लाइन जो कि दो या दो से अधिक लाइनों को क्या करते हो? इंटरसेक्ट करती हो, इस लाइन को एक्चुअल में ये ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं, टी लाइन, और ये एल एम एन, ये तीन लाइन को कट कर रहे हैं। क्लियर? अब क्या होता है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो समांतर, है ना, या सीधा पैरेलल लाइन को, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को कट करे, क्लियर, चाहे ऐसे या इसको आप तिरछा भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब एक पैरेलल लाइन को, एक ऐसी लाइन कट कर रही हो, पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट कर रही हो, तो इस सिचुएशन में अब चाहिए यहां से कट करे, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक पैरेलल लाइन ऐसे बना दीजिए, ये पैरेलल लाइन हो गया, क्लियर है, और आप इसको ऐसे कट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक पैरेलल, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन, इसको मान लेते हैं टी, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो, तो इस सिचुएशन में यहां पर क्या होता है, यहां पर जो कोड था वो 4 सेक्शन में डिवाइड हो, क्लियर है। अब यहां मान लेते हैं, ये सपोज करते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4। इसी प्रकार यहां पर आगे जब कंटिन्यू चलेंगे तो 4 के बाद क्या आता है 5, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, और ये जो है एंगल 8, इस तरह से बटेगा। अब इस सिचुएशन में यहां पर कई सारे रूल्स निकलते हैं। एक तो देखिए यहां पर एंगल 1, ये ऊपर वाला, और इस लाइन में देखिए ऊपर वाला ही है, यानी कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, क्योंकि ये एक ही तरफ के एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 5 के। अब इसी तरह आप दिमाग लगाए, इसका मतलब एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, बिल्कुल एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। इतना समझ पाए? अब तुम दिमाग लगाओगे तो इसी प्रकार एंगल 4 बराबर किसको होना चाहिए, हाँ, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, और सेम यहां पर आ जाएंगे तो एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 7, यानी कि ये बराबर होते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या है, संगत कोण है। अभी एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5, है ना, ये सब क्या है, तो यहां सीधा लिखेंगे ये सब है है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा आप लोग देखे होंगे यहां एकांतर अल्टरनेट एंगल की बात होती, तो बताइए 1 के बाद 2 का, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना, और 2 के बाद आता है 3, तो एंगल 2 एंगल 3, इसके पहले आपने देखा था ये दोनों इक्वल होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्लियर है, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल। यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां फिर
इसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये केस हो गया। सेम यहां पर अगर देखोगे तो ये वाला इसके बराबर, यानी कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, और यहां पर फिर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। ये बराबर है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है क्योंकि ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है, या वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या होता है भैया, यहां से एक चीज और बनता है, एंगल 3, या नीचे देखो, एंगल 3 के बाद आएगा 4, एंगल 3 के बाद क्या आएगा? 4। लेकिन एंगल 3 के बाद 4 ना लेकर हम 5 को ले लेते, तो एंगल 3 के बाद हम 4 को ना लेकर हम एंगल 5 ले रहे हैं, और यहां पर एक कोण का एक कोण का अंतर कर दे रहे हैं, एक कोण का अल्टरनेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कोण को बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। अब यहां पर अंदर अंदर की बात हो रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पर एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ पाए ना? मतलब मैंने क्या कहा, एंगल 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन एंगल 3 के बाद 4 ना लेकर क्या लिया जा रहा है? एंगल 5। इसी तरह 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5। लेकिन एंगल 4 के साथ हम एक को छोड़ दे रहे हैं, यानी कि एंगल 6 ले लिए। अब ये चीज बराबर है, क्यों? क्योंकि यहां पर एक कोण का अंतर किए, यानी कि एकांतर कोण है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, यहां से क्वेश्चन बनता है और हर क्लास में बनता है घुमाकर, ध्यान देना। ये समझ में आया? इसी तरह अब आप दिमाग लगाओगे, अच्छा ऐसी बात है, ये अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर की बात है, ये इंटीरियर है ना? ये क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। आप कहोगे इसका मतलब फिर एक्सटीरियर होगा। नमस्ते बच्चा। हाँ बिल्कुल एक्सटीरियर भी होगा। आप कहोगे एक्सटीरियर में अंदर से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं। तो बताओ 1 के बाद 2 है ना, बार बार 1 के बाद 2 ना लेकर हम किसको ले ले? 7 को, क्योंकि अंदर का छोड़ देना है ना। तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 मिल रहा है कि नहीं? इसी तरह 2 के बाद 8 आना चाहिए, अरे 2 के बाद 7 आता है, हमें 20 से नहीं मतलब है, एक्सटीरियर की बात करें तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। अब ये चीज भी अल्टरनेट एंगल, लेकिन एक्सटीरियर के लेवल से, तो इसे बोलते हैं ये बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, लेकिन यहां पर है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये समझ में आया? बाह्य एकांतर कोण की वजह से। और ये क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसका मतलब आंतरिक एकांतर कोण। समझ पाए? ये चीज आपका बाह्य एकांतर कोण, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। आप लोग लगाए होंगे कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। अभी बताओ इतना समझ में आया? अब ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अभी कहानी इसमें बाकी है। अभी इसमें कहानी बाकी है, और वो कहानी क्या है? सिंपल सा है। जैसे ये बताओ, ये चीज कोई एक, ये लाइन है, ये क्या है? कोई एक लाइन है, और ये भी आपका मान लेते हैं कोई एक लाइन, ये भी। अब इस लाइन को अगर ये कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, तो जरा सा आप बताओ, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो ये वाला दोनों मिलाकर 180 होगा कि नहीं? क्लियर? तो यहां सेम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 180। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 3 इज इक्वल टू 180। भाई एक लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं यहां से ये दोनों रे बना है,
अगर ऊपर देखेंगे तब 180 डिग्री, ऊपर ना देखकर अगर हम नीचे देखते हैं तब भी तो 180 डिग्री होगा ना। ये आ जाएगा ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलो ये हो गया आपका, ये बहुत लंबी कहानी इसका। कल हम लोगों ने ट्राइंगल देखा था और ये मैंने रफली बताया था कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तब उसे क्या बोलते हैं। बैठो बच्चा तब तक यहां समझो, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तब उसे बोलते हैं इक्विलैटरल एंगल, समबाहु त्रिभुज। अगर ट्राइंगल की दो ही साइड्स इक्वल हैं, मतलब ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स, ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, ओके, तब इसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलेंगे अगर उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो अगर ट्राइंगल की सपोज करो दो ही साइड्स इक्वल है, मतलब ये साइड्स इसके इक्वल है, अब ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलते हैं। बोलो इतना क्लियर है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होगा समबाहु त्रिभुज और आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब होगा समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो ही बाहु, दो ही भुजा बराबर होंगी त्रिभुज में। अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल ना हो, मान लो ये फिर ये फिर ये है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तब ऐसे ट्राइंगल को जिनकी तीनों साइड्स अलग अलग शेप्स की हो, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। बताइए यहां तक समझ में आया, इसमें कोई समस्या। ठीक है, ये सारा शेप्स कल का पोर्शन था, यानी कि बचा रह गया था, अब ये सारा कंप्लीट हुआ। अभी यहां पर कहानी बहुत कुछ बाकी, क्योंकि हम डिफरेंट शेप्स की बात कर रहे हैं। तो अगर बात किया जाए शेप्स का, तो ये जितने शेप्स है ना, ये ट्राइंगल को छोड़कर ये सारे, ये जो लाइन के बेस पर ये सब है वन डायमेंशनल। ये सब क्या है, वन डायमेंशनल। अब यहां शेप्स की जो जनरली बात होती है, शेप्स दो रूप में हमें मिलते हैं देखने को। शेप्स दो रूप में सामने आते हैं, एक होते हैं 2D शेप्स, ओके बच्चा, और एक मिलते हैं 3D शेप्स। अब 2D शेप्स मीन्स होता है टू डायमेंशनल शेप, यानी कि द्विविमीय आकृति, इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल। आप लोग में आता है क्वेश्चन, फाइंड आउट द डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब हो उसमें लेंथ, ब्रेथ या हाइट फाइंड आउट करिए। अगर 2D शेप है तो केवल दो ही डायमेंशन होगा, लेंथ और ब्रेथ ही होगा, हाइट नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा टू डायमेंशनल शेप्स, और 3D शेप्स मीन्स होगा 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप्स, बताओ इतना क्लियर है। 2D शेप्स मीन्स 2 डायमेंशनल शेप्स, और 3D शेप्स मीन्स होगा 3 डायमेंशनल शेप्स होगा। बताइए यहां तक समझ में आया, सबको क्लियर है। अच्छा देखिए यहां पर, अब इसके बाद आता है ओवरऑल शेप्स, यानी कि 2D शेप में कौन कौन आता है, हमें यह समझना है। ओके बच्चा, 2D शेप्स में क्या क्या आता है। अब 2D शेप्स में पहले आप ये कंफर्म करो क्या क्या आता है। तो 2D शेप में एक तो आता है आपका ट्राइंगल आता है। ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज। अब ये सबको पता है ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज है ना, जो 3 भुजा से बंद आकृत हो। तो अ क्लोज्ड शेप विद 3 साइड्स, 3 भुजाओं से बंद आकृत होगी ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। बताओ इतना समझ पाए। अब त्रिभुज अभी आपने देखा ही 3 प्रकार का होता है। ये साइड्स के बेस पर, कल मैंने बताया था एंगल के बेस पर भी 3 टाइप्स का है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर।
अब मान लो अगर 4 साइड से बना हो तब, अगर 4 साइड से बना है तब उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल नहीं, शेप होगा, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर कोई शेप 4 साइड्स से बना हो, लेकिन अब 4 साइड में कंडीशन होती है, अगर वो 4 साइड्स से बना है और चारों साइड आपस में इक्वल है, तब वो होता है स्क्वायर, यानी कि वर्ग होता है। वर्ग की कंडीशन क्या है? 4 साइड से बननी चाहिए, लेकिन 4 साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 90 डिग्री बनना चाहिए। समझ पाए? लेकिन अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल है, आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, तब उसे स्क्वायर ना बोलकर उसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं, यानी कि आयत बोलते हैं। क्लियर है? यहां पर आमने सामने की साइड्स इक्वल होनी चाहिए। लेकिन मान लो चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड्स क्या है? इक्वल हैं, लेकिन वहां पर चारों कोने पर 90 डिग्री का कोण ना बने, जबकि 4 साइड इक्वल हैं, लेकिन यहां कोने पर, कॉर्नर पर 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, तब इसको स्क्वायर ना बोलकर इसको बोलते हैं रोम्बस बोलते हैं। और रोम्बस का मतलब क्या होता है बच्चा बताइए? समचतुर्भुज होता है। ये सब कंडीशन याद रखिए, इन सबके बारे में एक एक करके पूरा सबके बारे में बताया जाएगा। क्लियर? अब चारों साइड्स हैं और मान लेते हैं आमने सामने की साइड्स, आमने सामने की साइड्स क्या है? पैरेलल है। जैसे ये इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है। अब ऐसे कंडीशन में जब आमने सामने की साइड्स पैरेलल हो, उस सिचुएशन में इसे कहते हैं पैरालेलोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेलेलोग्राम, यानी कि इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अभी बताइए समझ में आया? लेकिन मान लो, मैथ पढ़ रहे हो तो मानना तो पड़ेगा ही, मान लो उनमें एक ही पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, हम बात कर रहे हैं पैरेलल की, है ना? ये अलग जा रही है, ये अलग जा रही है। आप करो, मान लो गुरुजी ऐसा ना बनाए, तब एक साइड पैरेलल होना चाहिए। ये इसके पैरेलल दिखा दिए और ये इधर कर दिए भैया, और इनको हम क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। तब क्या दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं, एक साइड पैरेलल होनी चाहिए, बढ़िया है। तब ऐसे शेप्स को, है ना, जिनमें यहां से हाइट मिलेगी और ये वाला अलग, मान लेते हैं पैरेलल साइड्स का ये पेयर है ए बी करके। अब इसको ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम बोलते हैं, इसको ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। याद रखना, सब क्लियर हो रहा है ना? इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब करो, मान लो गुरुजी, ठीक है, मान ही तो रहे इतनी देर से, मान ही तो रहे हैं भाई, ठीक है मान लेते हैं। चल भाई ये अरे मान लिया कि इधर भागा आई, ठीक है, ये लो सांप की तरह बना है तो मान लो। देखिए, मान लो, क्या मान लो भाई? मान लो ये वाली साइड्स, ये वाली साइड्स बगल बगल, ये समझौता कर ली, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये वाली साइड्स, ये वाली साइड्स, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर ऐसा है तो तब इसे कहते हैं काइट कहते हैं, यानी कि पतंग। ये भी इसी में आता है। अच्छा ये बताओ, समझ में आया? इतना क्लियर है ना? अब तुम कह रहे हो अच्छा इसी बात है, मतलब 3 भुजा से बना है तब त्रिभुज, 4 भुजा से बना है तब चतुर्भुज, और चतुर्भुज के कई रूप, स्क्वायर यानी कि वर्ग, रेक्टेंगल यानी कि आयत, और कहां गए ये रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, और काइट। अब तुम सोच रहे हो, मान लो, ठीक है मान रहे, 5 भुजा से बना हो तब। क्लियर है? अगर 5 भुजा से बना होगा
ध्यान देना, जब 5 भुजा से बना होगा तब उसे कहते हैं पेंटागन कहते हैं, यानी कि पंचभुज। 6 भुजा से बना होगा तब उसे क्या कहेंगे? हेक्सागन कहेंगे। 7 भुजा से बना होगा तब क्या कहेंगे? हेप्टागन कहेंगे, है ना। 8 भुजा से बना होगा तो क्या कहेंगे? ऑक्टागन कहेंगे। बस 8 भुजा से बना होगा, आठागन मत बोलना, ऑक्टागन ही बोलना। 9 भुजा से बना होगा नौनागन। 10 भुजा से तेरागन नहीं, डेकागन। क्लियर है? 9 भुजा से बना होगा तब क्या बोलेंगे? नोनागन। और 10 भुजा से बना होगा तब डेकागन। ने का तो 10 मतलब 10, टेनागन। डेकागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेकागन। समझ में आया? बस 10 तक ही चलो, अभी लेवल भाई 7 ही चल रहा, बहुत आगे नहीं तो शुरुआत में तुम साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिक्स से बन जाओगी, मैथमेटिशियन। अच्छा, अभी इतना समझ पाए ना? सारा चीज क्लियर है? अब इसके बाद में कहोगे सर जी कुछ ऐसे आती है शेप्स ना, वो साइड से नहीं बनती, वो जिग लाइन से बनती। जैसे अगर कुछ शेप ऐसा है, इस तरीके से है ना, यहां सेंटर से लेकर बाकी सब स्थानों तक की दूरी सेम है, ये सब ऐसे जितने भी बना दो सब सेम है, तो इसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। और सर्कल 2D शेप में आता है। अब तुम करो, मान लो आधा काट के चिपका दे तब इसको हाफ सर्कल नहीं बोलना तो चाहिए, हाफ सर्कल ना, लेकिन हाफ सर्कल ना बोलकर क्या बोला जाता है? सेमी सर्कल बोला जाता है, यानी कि अर्धवृत्त। सर्कल का मतलब क्या होता है? वृत्त। और सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। समझ में आया? अब तुम कह रहे हो मान लो रोलर हो जाए तो, मान लो, मानना ही, चलो मान लेते हैं। मान लो यहां पर कुछ ऐसा शेप है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहां पर ये, फिर ये, तब ये क्या हो जाएगा? सिलेंडर हो जाएगा। यानी कि सिलेंडर का मतलब क्या होता है? बेलन होता है। बताओ, समझ पाए? अब तुम करो सर जी कुल्फी खाने का मन कर रहा है, लो खा लो, तुम भी क्या याद करोगे? अरे तुम लोग की मन की बातें बता रहा हूं, ठंडे में कुल्फी खिला रहा हूं ताकि कम खाओ। अच्छा, ये क्या होगा? अगर इस तरह का शेप है या लट्टू जो भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोन बोलेंगे। बिल्कुल कोने में बनाए भी है। कोन का मतलब होगा शंकु। समझ पाए इतना? ये सारा किसमें आता है? 2D शेप में आता है। तो अभी क्लियर है 2D शेप में कौन कौन आता है? हाँ भैया, कोन को कोने में बनाए, बढ़िया है, नाम जैसा नाम वैसा काम उसका। अब आते हैं 3D शेप में, इधर ध्यान दीजिए। अब आते हैं किसमें? 3D शेप में। यहां दिख रहा है? बताइए। ठीक है, 3D शेप। 3D शेप्स का मतलब 3 डायमेंशन भी वहां। 3D शेप में कौन कौन आता है बताइए? 3D शेप में आता है एक तो क्यूब आता है। क्या आता है? क्यूब। और क्यूब का मतलब होता है घन। ये कैसे बना? एक वर्ग ये है, एक वर्ग के अंदर वर्ग है, और कोने कोने की दोस्ती करा दो, ये बन गया तुम्हारा क्यूब, यानी कि घन। और क्या आता है इसका बड़का भाई? इसका बड़ा भाई क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड मीन्स होगा घनाभ। घनाभ कैसे बनेगा बताइए? हाँ, ये रेक्टेंगल कर दो, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, और भाई कोने कोने का क्या करा दो? दोस्ती करा दो। चल भाई, ये क्या बन गया? बक्सा नहीं, क्यूबॉइड बोलेंगे। ओके, अभी समझ में आया? और क्या आता है इसके बाद में? हाँ, प्रिज्म आता है, या ऐसे गोला बना दो। मान लो, मानने मैथ पढ़े रहे हो ना, मान तो सकते ही हो। ये गोला है, इसको बोलते हैं स्फेयर। ये सब 3D शेप में आता है। स्फेयर मीन्स क्या होगा? गोला होता है। बताओ, समझ में आया? भैया एक तो पाप हो गए यार। क्या सर जी? ये जो सिलेंडर है और ये कौन है, ये 3D शेप में आता है। कोई बात नहीं, लो अब भाग कर मत जाना बच्चा, वैसे बंद कर दिए हैं एकदम, है ना।
अच्छा अभी समझ में आया। ये हो गया स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया और प्रिज्म। प्रिज्म बना दो भैया, ये लो। अरे प्रिज्म बन जा भाई। ठीक, ये लो, मान लो प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म है। और यहीं पर पिरामिड भी आता है। जैसे पिरामिड बनाऊं, पिरामिड बनाए, ये हो गया आपका पिरामिड हो गया। क्लियर है? हाँ, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। ये क्या है आपका? पिरामिड है। तो ये सब किसमें आता है? 3D शेप में आता है। बताओ, इतना समझ में आया? गोला को आधा कर दोगे, गोला को आधा कर दोगे तब क्या बनेगा? आधा गोला, आधा गोला। किसने बोला? मैंने बोला। हाँ, अगर आधा गोला बना दोगे क्या हो जाएगा? अर्ध गोला। लेकिन अर्ध गोला ना बोलकर अर्ध गोला बोलेंगे, है ना। और इसको हेमिस्फेयर बोलेंगे, हेमिस्फेयर। क्लियर है? समझ में आया? बस ये आपका हो गया हाफ। यानी कि पूरा ये शेप्स का, ये 3D शेप में कौन कौन आएगा? क्यूब, इधर इनका भी ले लो भाई, कौन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड। बताओ समझ में आया? यानी कि हम लोग लेवल नंबर 7 में डिफरेंट शेप्स कवर किए। भले ही लेवल नंबर 7 है, लेकिन ये मैटर है ना, मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो घुमा फिराकर कहीं ना कहीं ये मिलता रहे। ये समझ लो बहुत बड़ी चीज आपने लेवल नंबर 7 में ही पढ़ लिया, भले तुम लोग 7th क्लास में नहीं हो। क्लियर है? लेकिन पढ़ लिए। ओके, थैंक यू।